कैसे लिखनी है वो जरा देखिए। सरकार कह रही है ना बहुत सरल हो जाएगा। अभी कैश मेमो पे महाराज जी 20 माहिती देनी पड़ेगी। एक कैश मेमो पे 20 माहिती भरनी है आपको। क्या भरना है? टैक्स इनवॉइस, वर्ड्स एंड नंबर। जो टैक्स इनवॉइस मिलेगा ना उस पर जो शब्द लिखे हुए हैं पूरे के पूरे और जो नंबर है आपका वो। दूसरा डेट ऑफ इनवॉइस। तीसरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर। चौथा जो परचेजर है उसका नाम एड्रेस के साथ। मैं आपसे 50 पैसे की एक पेंसिल खरीदने आया, अभी मेरा नाम भरो पूरा उसमें। मेरा नाम राजीव दीक्षित, मेरा पता सेवाग्राम आश्रम वर्धा, फोन नंबर 28441, सेल नंबर ये, ईमेल तो ये, अभी इतना, मुझे 50 पैसे का पेन लेना है आपसे, भरो ये सब। अभी आप धंधा करोगे कि वो भरते बैठोगे कैश में? अब 20 माहिती ऐसी ये सब भरनी है। अब महाराज जी जरा कल्पना करो आप, शाम को 5 बजे का समय है जिस समय सबसे ज्यादा ग्राहकी होती है। कल्पना करो और 10 ग्राहक आ गए एक साथ, कुछ अब सबका भरते बैठो आप। मैंने इसको भर के देखा, एक ग्राहक का भरने में कम से कम 2.5 से 3 मिनट जाता। अब 5 ग्राहक खड़े हैं तो 2.5-3 का 30 मिनट तो गया। उतने में एक ग्राहक कहेगा अरे यार ये धंधा कर रहा है कि अपना भरते, वो दूसरी दुकान में गया। लेकिन दूसरी दुकान में भी उसको यही समस्या है। तीसरी दुकान में आप तो ग्राहक गया आपके पास, क्योंकि ग्राहक जब आता है वो घाई घाई में होता है, लाओ लाओ जल्दी लाओ, मुझे ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है, ये कर। अब आप भरते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? कहेगा क्या मतलब तुमको मेरे नाम से? तुम्हारा पता क्या है? क्या मतलब तुमको मेरे पते से? तुम्हारा फोन नंबर क्या है? सेल नंबर क्या है? वो बेचारा कहेगा ये जरूर खुफिया विभाग का आदमी है, मेरे बारे में माहिती देना चाहता है, वो भाग जाएगा। क्या जरूरत है ये सब तमाशा करने की? दुनिया के किसी देश में ये सब नहीं है, यहां पर इतना जबरदस्ती है सब। और ये करने का एक ही कारण है महाराज जी, व्यापारियों पर सरकार को बिल्कुल भरोसा नहीं, उद्योगपतियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। ये सरकार कितनी हरामखोर है। मैंने एक वित्त मंत्री को ये कहा था, वो बोला नहीं इस पर। मैंने कहा देखो जितने व्यापारी और उद्योगपति हैं सब के सब फोकट में तुमको टैक्स इकट्ठा करके दे रहे हैं कि नहीं? फोकट में अपनी सेवा दे रहे हैं, क्योंकि टैक्स देने वाला तो मैं हूं, ग्राहक, कलेक्ट करने वाले आप हैं और सरकार के खजाने में भरने वाले आप हैं। माने भारत की सरकार को, भारत के खजाने को बिना एक पैसा लिए हुए सेवा देने वाला वर्ग है व्यापारी वर्ग। हर साल 7.5 लाख कोटि रुपए जो टैक्स भरता है सरकार के खजाने में, ये तो व्यापारी लोग देते हैं। एक पैसा भी सरकार से पगार नहीं लेते। उस व्यापारी के ऊपर इतना अत्याचार जो फोकट में आपको सर्विस दे रहा है, वरना सरकार की औकात नहीं है टैक्स कलेक्ट कर सके। अगर व्यापारी सरकार से असहयोग करना शुरू कर दे महाराज जी, सरकार 1 मिनट में गिर जाएगी। इसमें दम नहीं है टैक्स इकट्ठा करने की। पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पूरा सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट लग जाए तो वैट कलेक्ट नहीं कर सकता इस देश में से। ये तो व्यापारी वर्ग है, उद्योगपति वर्ग है जो बिना एक पैसा लिए चुपचाप अपनी सेवा दे रहा है। सरकार को उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, बजाय इसके सरकार उसको चोर, बेईमान, डकैत कहती है। इस बात का मुझे बहुत दर्द होता है। बिना एक पैसा लिए हुए 7.5 लाख कोटि रुपए हर साल सरकार के खजाने में जमा होता है और सरकारी विभाग का प्रधानमंत्री एक बार ये बोला है कि मेरे पास जो टैक्स का पैसा आता है उसमें 85% लीकेज होता है। लीकेज कहां होता है? पैसा जमा होने के बाद, माने टैक्स कलेक्टर ऑफिस से लेकर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के बीच में 85% लीकेज होता है। माने व्यापारी और ग्राहक ईमानदारी से पूरा पैसा सरकार को दे देता है। लीकेज जो है सरकार के सिस्टम में है। ये बात राजीव गांधी ने कही थी, किसी और ने नहीं कही थी। और उसने कहा कि लीकेज इतना जबरदस्त है कि मैं 1 रुपया वापस अगर देता हूं खर्चा करने के तो 15 पैसा ही खर्च होता है। इतना बड़ा लीकेज जिस सिस्टम में हो और वो सरकार अपने को हरामखोर ना माने, सामने वाले को हरामखोर कहे, जो बिना एक पैसा लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए खजाने में उसको जमा कर रहा है, तब मैं व्यापारियों से कहता हूं कि अभी कितना बर्दाश्त करोगे आप? एक सीमा होती है ना, सहन करने की एक सीमा होती है।
अब तक आप 58 साल से गालियां खाते आए टैक्स ऑफिसर की, चोर, बेईमान, लुच्चा, लफंगा, जो भी कुछ उनको कहना था वो सब उन्होंने कहा। आपके ऊपर 58 साल में कितने झूठे झूठे केस बनाए हैं। मैं तो हिंदुस्तान के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के केसेस पढ़ता रहता हूं। 100 केस अगर महाराज जी करता है डिपार्टमेंट तो 98 में डिपार्टमेंट हारता, 2 में ही जीतता है डिपार्टमेंट। इसका माने फैब्रिकेटेड होते हैं, सब झूठ मूठ के बनाए हुए केस होते हैं, नहीं तो जीतता क्यों नहीं है डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स का तो सक्सेस रेट जो है ना 2% है, 2%, 3%। मेरा एक दोस्त है इनकम टैक्स कमिश्नर, मैं उसको पूछता हूं तुम साल में जितने केस करते हो जीतते कितने हो? 1 या 2, ज्यादा से ज्यादा। फिर क्यों करते हो? तो कहता ऊपर से आदेश है करने के लिए, माने हैरान परेशान करना है। और हैरान परेशानी कैसी, न्यूसेंस कैसा, रात के 2 बजे आपके घर में घुस जाना, सोते हुए लोगों को उठा देना, कहना सब बाहर जाओ, आपका कैश बॉक्स चेक करना, ज्वेलरी बॉक्स चेक करना, आपके गद्दे के नीचे कुछ रखा हुआ है गद्दे को फेंक देना, तकिए के अंदर छुपा हुआ है उसको फेंक देना, आपके रसोई में घुस जाना, रसोई में जो आपका आटा रखा हुआ है गेहूं का उसको उलट देना, दाल के डिब्बे को उलट देना। इस तरह का न्यूसेंस इस देश में करते हैं ये सब टैक्स ऑफिसर, और आप सब खामोश होकर बर्दाश्त करते रहते हैं। ये इसलिए हो पा रहा है कि आप खामोश होकर बैठे हैं, तो उसको और हिम्मत बढ़ रही है, और हिम्मत बढ़ रही है। जिस दिन हिंदुस्तान के व्यापारी और उद्योगपति ने टैक्स ऑफिसर को बंद करके पीटना शुरू कर दिया, उस दिन ये न्यूसेंस खत्म हो जाए। और ये न्यूसेंस हमने खत्म किया है। आप कभी उत्तर प्रदेश में आएंगे जहां बैठ के खिलाफ सबसे ताकतवर अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी माहिती आपको है, लेकिन एक माहिती मैं आपको दे दूं कि व्यापारियों में सबसे ज्यादा एकता अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में। हमने बैठ के खिलाफ अभियान शुरू किया उत्तर प्रदेश में। पहली सभा वाराणसी में हुई, उसकी वीडियो सीडी बनी, ऑडियो सीडी बनी। 1 हफ्ते के अंदर 40,000 सीडी डिस्ट्रीब्यूट हो गई पूरे उत्तर प्रदेश, विदिन 1 वीक। सबको माहिती हो गई कि बैठ में इतनी खराबियां हैं। उसके बाद सरकार के जितने अधिकारी गए, जितने नेता गए, सभी को मार पड़ी। जिसने भी बैठ के समर्थन में भाषण किया उत्तर प्रदेश में, सबको मार पड़ी, इंक्लूडिंग सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश, जो प्राइम मिनिस्टर के खास आदमी हैं। ये जब बैठ के समर्थन में सभा करते हैं तो जूते इनको मारे लोगों ने, मुंह काला कर दिया, कपड़े फाड़ दिए, भाग गए वहां से। और अब हिम्मत नहीं है सरकार के किसी अधिकारी की, तो छोड़ दो, प्राइम मिनिस्टर की हिम्मत नहीं है उत्तर प्रदेश में आके बैठ के समर्थन में व्याख्यान करने की। उत्तर प्रदेश में बहुत खराबियां हैं, लेकिन उसमें एक अच्छा है कि व्यापारियों में एकता जबरदस्त है। और जब व्यापारी वहां एक होते हैं तो बीजेपी कांग्रेस भूल जाते हैं। तू बीजेपी का, मैं कांग्रेस का, तू सीपीएम का, मैं सीपीआई का, कुछ नहीं। अभी हम व्यापारी हैं, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना जनता दल, ना सीपीएम, ना सीपीआई। अभी व्यापारी है, अभी उद्योगपति है। पहले हम हमारा काम करें। उनकी एकता ने ऐसा चमत्कार दिखाया है कि उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव पिछले साल से चिल्ला रहा था मैं बैठ लाऊंगा, बैठ लाऊंगा, बैठ लाऊंगा। अब कहता मैं बैठ नहीं लाऊंगा, कान पकड़ता बैठ नहीं लाऊंगा। और ये कहता है कि जब तक व्यापारी हां नहीं करेंगे तब तक बैठ नहीं लाऊंगा। तो आप अगर खड़े हो जाएं तो क्या हो सकता है, मैं उसका एक उदाहरण दे रहा था। उत्तर प्रदेश में ये हो सकता है तो महाराष्ट्र में भी हो सकता है। और महाराज जी, उत्तर प्रदेश के व्यापारी संघ ने क्या किया, उन्होंने एक पूरा महामंडल बना दिया। सब संघ एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए। उन्होंने स्टिकर बनाए, स्टिकर दुकानों में लगा दिए हैं, और हर स्टिकर में लिखा है सावधान, कोई भी वैट ऑफिसर दुकान के अंदर प्रवेश ना करे, नहीं तो नीचे लिखा है 440 वोल्ट का करंट लग सकता है। साफ लिखा है उस स्टिकर में। फिर दूसरा स्टिकर क्या है, अगर किसी टैक्स ऑफिसर को कोई प्रॉब्लम है तो व्यापारी महामंडल के अधिकारी को लेकर आए तो दुकान में घुस सकता है, अदरवाइज छूना नहीं, दुकान के दरवाजे पे चढ़ना नहीं, कुछ भी हो सकता है। 1-2 बार क्या हुआ, ये अधिकारी तो थोड़े से वो होते हैं ना, हाँ, पुलिस को लेके गए, बहराइच में हुआ। बहराइच तो बहुत छोटा सा गांव है, वहां तो कुछ वैट अधिकारी माने टैक्स ऑफिसर माने सेल्स टैक्स ऑफिसर पुलिस के साथ घुस गए। व्यापारियों ने क्या किया, दरवाजा बंद किया और जो मारा उनको पूरी तरह से, हाथ पैर तोड़ दिए।
और एफआईआर भी सबसे ज्यादा पहले दर्ज करा दिया कि ये बिना अधिकार के हमारे दुकान में चोरी करने के इरादे से घुसे। सारे अधिकारी जेल गए, सब सस्पेंड हुए। उस दिन से अभी अधिकारी ऐसे ऐसे कांपते हैं। वहां अधिकारी अगर सर्च करने भी आया है तो जब तक व्यापारी महामंडल का कोई अधिकारी उसके साथ नहीं है और उसके पास लिखित उसका आदेश पत्र नहीं है, घुसने नहीं देता कोई। मारते हैं, बुरी तरह से मारते। वो केस वेस जो होता होगा पहले पीटते हैं, और पीटने के लिए उन्होंने क्या रखा हुआ है, ऐसे हथियार रखे हुए जिनसे अंदर चोट आती है, बाहर नहीं दिखती। ऐसे हथियार जैसे हॉकी स्टिक से आप जब पीटोगे तो बाहर कुछ नहीं दिखेगा, अंदर आपका पांव टूट जाएगा। हॉकी से पीटेंगे। और वो मोटा डंडा होता है ना जिसको घुमाते हैं ताकत लाने के लिए वर्ज, वो डंडे से मारते हैं, वो हॉकी से पीटते हैं। चाकू छुरी नहीं चलाते, उसमें तो बाहर से दिखता है। और खूब पीटते हैं, फिर जाके एफआईआर करते हैं कि ये बिना अधिकार घुसा था, चोरी करने के इरादे से। अभी अधिकारी सब कांपते हैं। और जब से ये हुआ, अधिकारियों ने कहा हम बैट नहीं लगा सकते। मुख्यमंत्री को कह दिया हम नहीं कर सकते, हम सरेंडर करते हैं। मुख्यमंत्री ने फिर सरेंडर कर दिया, उत्तर प्रदेश में बैट नहीं। और उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री ने धमकी दिया कि तुम बैट नहीं लगाओगे तो हम तुम्हारा केंद्र का मदद बंद कर देंगे। तो उसने कहा वो मंजूर है, मैं बैट नहीं लगा सकता, केंद्र की मदद ना आए मंजूर है, मुझे राज्य चलाना है, शासन चलाना है, मैं बैट नहीं लगा सकता। फिर उत्तर प्रदेश को देख के 5 राज्यों में हिम्मत आया, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन्होंने भी मना किया। 3 और राज्यों में हिम्मत आया। ऐसे अभी 8 राज्यों में नहीं है, क्योंकि उनमें थोड़ी जागृति आई है। आप भी अगर थोड़े जागरूक हो जाएं तो ये जो लगा हुआ बैट है वापस हो सकता है। आप कहेंगे जी क्या वापस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, कोई भी कानून अगर संसद बनाती है या विधानसभा बनाती है तो वही संसद और विधानसभा उसको वापस भी लेती है। महत्व तो यह है कि आप में संगठन शक्ति कितनी है, और आपको इस कानून का विरोध करने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैंने आपसे कहा कि आपको टैक्स भरना है, ये समस्या नहीं है, समस्या दूसरी है। आपकी ग्रॉस इनकम और नेट इनकम दोनों टैक्सेबल हो गई है और सरकार की नजर में है। माने अब थोड़ा पैसा भी आप बचा नहीं पाएंगे। माने धर्म के काम में अब आपका पैसा कम से कम जाएगा, और धर्म के काम में पैसा कम जाएगा तो मंदिर और मंदिरों से जुड़ी हुई संस्थाएं ये सब सूख जाएंगी, और ये संस्थाएं सूखेंगी तो सच में सबसे बड़ा आघात धर्म पर ही होगा। चाणक्य ने, महाराज जी, एक बहुत सुंदर वाक्य कहा है, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। धर्म के मूल में अर्थ है। अगर अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है तो धर्म पालन नहीं होता। भूखे लोग मंदिर नहीं बनाते और भूखे लोग भजन भी नहीं करते। पेट भरा हुआ होना चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए, तब मंदिर बनते हैं, तब मठ बनते हैं, संस्थाएं बनती हैं, धार्मिक काम होते हैं। तो अर्थ जितना मजबूत होगा धर्म उतना फैलेगा, अर्थ जितना कमजोर होगा धर्म उतना कमजोर होगा। भारत जब जब आर्थिक रूप से मजबूत था तो भारत की धर्म ध्वजा पूरी दुनिया में फैलती थी। भारत सोने की चिड़िया जब था तो भारत का धर्म दुनिया के 50 देशों में गया। बौद्ध धर्म